यस बेटा, देखिएगा कक्षा 10वीं जो हमारा गणित का सिलेबस है उसी पे हम पूरी डिटेल और विस्तृत चर्चा करेंगे। जितने भी सूत्र हैं एक बार पुनः हम बार बार रिपीट करेंगे, क्योंकि सूत्रों से 30 नंबर के ऑब्जेक्टिव आएंगे हमारे पास, और एक ऑब्जेक्टिव भी हमारा गलत नहीं होना चाहिए। जो हमारा पेपर है, कितने नंबर का पेपर होगा हमारा? 75 नंबर का। अब 75 का 33%, अगर 75 का 33% निकाला जाए तो 25 तिया 75, 25 चौक 100, 3 तिया 9, 3 तिया 9/4, 4 दूनी 8 और 4 और 7 28 ने 4 पंजे 20, यानी कि आपको 4 दूनी 8 बचेगा। एक किसको दिया? 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 4 पंजे 20, चलो 20 मान लो। 25 नंबर। पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए? 75 नंबर का पेपर होगा, उसका 33%। पास होने के लिए आपको चाहिए 25 नंबर। एक अपन नॉर्मल बात कर रहे हैं। और ऑब्जेक्टिव कितने नंबर के आ रहे हैं? 30 नंबर के। अगर 30 नंबर के ऑब्जेक्टिव हमारे सही हो जाए, अगर मान लो 75 में से 30 नंबर हमारे आगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में तो यस या नो होता है। सही तो 1 नंबर, गलत तो 0। इसका अगर हम परसेंटेज निकालें तो 25 तिया 75, 25 चौक 100 ने 3 एकम 3, 0 का 0, 10 चौक 40, 40% बन गया भैया। थर्ड डिवीजन बन गया। समझे कि नहीं? तो ऑब्जेक्टिव पे हम विशेष ध्यान देंगे। हमारा एक भी नंबर का ऑब्जेक्टिव हमारा गलत नहीं होना चाहिए, और ऑब्जेक्टिव आपके जो हैं सूत्र पे आधारित हैं, इसलिए आपको सूत्र कंठस्थ होना चाहिए। ठीक है ना? आपके सूत्र पूर्णतः कंठस्थ होना चाहिए। आपका जो अध्याय 1 है, देना गणित 2 मिनट यार भाई, ये हमारा हिल गया। ये क्या बोल रहे हैं, बोर्ड हमारा थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। 2 मिनट वापिस हम इसको सेट कर देते हैं। हमारा क्या है, ये जो स्टैंड था डिस्टर्ब हो गया था, वापिस हम इसे सेट कर रहे हैं। यस, है ना? चलिएगा, अब हम बात करेंगे हमारे सिलेबस पे, है ना? स्टार्ट करते हैं हम। ऑब्जेक्टिव जो कि हमारे 30 नंबर के आएंगे, उसी पे हम आज विस्तृत डिटेल में अध्ययन करेंगे, चर्चा करेंगे, और हम सब मिलके आज महत्वपूर्ण सूत्रों पे चर्चा करेंगे जो क्लास 10वीं को सेटिस्फाइड करते हो। चलिएगा, पहला ही जो आपका चैप्टर है वो है वास्तविक संख्याएं। आपका जो पहला चैप्टर है वो रियल नंबर पे आधारित है ना? अब रियल नंबर जो है आपका, आपका रियल नंबर का जो चैप्टर है ना? रियल नंबर का चैप्टर है, उसमें परिमेय और अपरिमेय है। रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, परिमेय और अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, ठीक है ना? अब देखिएगा, परिमेय संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर नंबर। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर नंबर, ये आपकी परिमेय संख्याएं हैं। और रेशनल नंबर, और क्यू फॉर रेशनल नंबर, ये सभी क्या है आपकी? ये सभी परिमेय संख्याएं हैं। ये सभी देखो, नेचुरल नंबर में अगर हम एक की बात करें, n बराबर क्या होता है? 1 2 3 4, इसके नीचे एक है, इसके नीचे एक है, इसके नीचे एक है, ये क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो प्रत्येक प्राकृत संख्या एक परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक
प्रत्येक पूर्णांक भी एक परिमेय संख्या होती है, और परिमेय संख्या तो हम जानते ही हैं क्यू से दर्शाते हैं, है ना। पी अपॉन क्यू के फॉर्म की जितनी भी संख्याएं होती हैं वो परिमेय संख्याएं होती हैं। अब अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं, तो अपरिमेय संख्या के बारे में भी हम आपको बता देते हैं, जैसे कि √2, √3, √5, 1.4, 414, 1.732 डैश 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 डैश, है ना। ये सब क्या है, आपकी अपरिमेय संख्या है, समझ गए ना। तो और एक और बात है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं, जैसे मान लो आपके पास a एक परिमेय संख्या है और एक परिमेय संख्या b है ना। a और b दो परिमेय संख्या है, इनके बीच में कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं, दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है, अनंत। दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। दो परिमेय संख्याओं का योग भी एक परिमेय संख्या होता है, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल परिमेय संख्या होता है, दो परिमेय संख्याओं का अंतर भी परिमेय संख्या होता है, और दो परिमेय संख्याओं का भाग भी एक परिमेय संख्या होता है, ठीक है ना। तो ये वाली बात हो गई। क्या एक अपरिमेय संख्या, क्या एक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है? ये कथन सत्य है कि असत्य है? क्या चलो बताइएगा, यस या नो में जवाब दीजिएगा। क्या एक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है? क्या एक अपरिमेय संख्या, क्या एक अपरिमेय, ये दो बार लिखने में आ गया, अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है? यस, हाँ, वास्तविक संख्या होती है। रियल नंबर में सब आते हैं। रियल नंबर क्या है? संख्याओं का एक समुच्चय है। रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या में n भी आता है, w भी आता है, i भी आता है, q भी आता है और eq भी आता है। ये इन सब का समुच्चय है। वास्तविक संख्या संख्याओं का एक समुच्चय है जिसमें सब संख्याएं शामिल होती हैं, ठीक है ना। चलिएगा, इसके बाद में अपन बात करेंगे अब लस और मस की। तो देखिएगा सूत्र, पहली परिमेय संख्या, पहली संख्या गुणित पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर लस गुणित मस, लस गुणित मस। पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर लसा गुणित मसा, ये सूत्र है। ये सूत्र आपको याद होना चाहिए। अगर इसमें तीन प्रोडक्ट अगर आपको याद है तो आप चौथा प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। यानी कि पहली संख्या दी गई हो, दूसरी संख्या दी गई हो और लसा दिया गया हो तो मसा निकाल सकते हैं। यदि लसा और मसा दिया है और पहली संख्या दी है तो दूसरी संख्या निकाल सकते हैं। समझ गए ना। चलिए, अब इसके बाद में हम आ जाते हैं, इसके बाद है हमारा बहुपद। नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा 2 है वो उसका नाम है पोलिनोमियल। ये हमारा चैप्टर नंबर 2 है, पोलिनोमियल, बहुपद। बहुपद में जो होता है, बहुपद जैसे कि एक मानक बहुपद में लिख देता हूं, ये मैंने आपका एक मानक बहुपद लिख दिया है ना। इसको px से दर्शाते हैं, है ना। x चर वाला बहुपद है ये, p फॉर पोलिनोमियल। x चर वाला ये बहुपद है और 3 पद वाला है, 1 2 3, और द्विघाती बहुपद है। ये बहुपद कैसा है? द्विघाती, क्योंकि इसमें चर की अधिकतम घात 2 है, इसलिए ऐसे बहुपद को एक द्विघाती बहुपद कहा जाता है ना। अगर मैं लिख देता, मान लो px बराबर मैं लिख दूं, अगर मान लो मैंने लिख दिया px बराबर ax प्लस b, ये मैंने px बराबर लिख दिया ax प्लस b, ये भी एक बहुपद है, मगर ये एक घाती बहुपद है। इसमें
चर की अधिकतम घात 1 है, इसलिए ऐसे बहुपद को रेखिक बहुपद कहा जाता है। ऐसे बहुपद को हम क्या बोलते हैं? रेखिक बहुपद कहते हैं। ये आपका रेखिक बहुपद है, ये आपका रेखिक बहुपद है, और ये आपका द्विघाती, ये द्विघाती है। कौन सा है? द्विघाती बहुपद कहते हैं। जिस बहुपद की अधिकतम घात 2 होती है उसे द्विघाती बहुपद कहते हैं। जिस बहुपद की अधिकतम घात 1 होती है उस बहुपद को एक घाती बहुपद कहते हैं। ठीक है ना? अब इसमें दो पद हैं, पद दो हैं, ठीक है। इसके बाद में हम बात करेंगे कि भैया ये जो बहुपद है जितनी घात होती है उतने शून्य होते हैं, है ना? ये पॉइंट आप नोट कर लेना। किसी बहुपद में, किसी बहुपद में, किसी बहुपद में चर की जितनी घात होती है, चर की जितनी घात होती है उतने ही शून्यक उस बहुपद में होते हैं, उतने ही शून्यक उस बहुपद में होते हैं, उतने ही शून्यक उस बहुपद में होते हैं। ठीक है, जितनी घात होती है उतने शून्यक उसमें होते हैं। ठीक है, चलो अब हम बात करेंगे कि भैया जो शून्यक होते हैं, शून्यकों का योगफल, है ना? शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस बी बटे ए होता है। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए होता है। और यदि आपको यदि किसी बहुपद के शून्यक, यदि किसी बहुपद के शून्यक अल्फा बीटा हो तो, यदि किसी बहुपद के शून्यक अल्फा बीटा हो तो बहुपद कैसे बनेगा भैया? देखिएगा, पी एक्स बराबर क्या? पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ये आपका सूत्र है बहुपद निकालने का, ज्ञात करने का सूत्र है। इस प्रकार से भी हम बहुपद ज्ञात कर सकते हैं, बहुपद निकाल सकते हैं। ठीक है, यहां तक आ गए आप। अब इसके बाद में हम बात करेंगे, ये हो गया आपका, है ना? इसके बाद बहुपद हो गया, बहुपदों के शून्य की बात हमने कर ली, बहुपद ज्ञात करने की बात हो गई, है ना? अब हम आते हैं दो चरों वाले रेखिक समीकरण पे, है ना? जो चैप्टर है हमारा तीसरा, चैप्टर हमारा तीसरा क्या है कि दो चरों वाले टू वेरिएबल, है ना? टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, दो चरों वाला रेखिक समीकरण, दो चरों वाला रेखिक समीकरण की हम बात कर रहे हैं। ये मैंने लिखा दो चरों वाला a1x प्लस v1y बराबर c1, बराबर में क्या? c1। फिर आ जाएगा आपका a2x प्लस b2y बराबर c2। ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। अब ये दो चरों वाले रेखिक समीकरण है ना? दो चरों वाले रेखिक समीकरण है।
इनको हल करके x और y के मान हमें निकालना है ना? ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई? अब दो चरों वाले रेखिक समीकरण से हमें पता लगाना है कि ये जो रेखिक समीकरण है आपके पास, ये रेखा है, रेखा 1 और रेखा 2, रेखा 1 रेखा 2। अब ये रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखा है कि समांतर रेखा है कि संपाती रेखा है ना? यदि नंबर वन कंडीशन में यदि, है ना, दिख रहा है बेटा इसमें ये? यदि A1 अपॉन A2 बट नॉट इक्वल B1 अपॉन B2 हो तो रेखाएं कैसी होंगी? रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी भैया आपकी, है ना? रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी और इनके हल कैसे होंगे? संगत हल, संगत व अद्वितीय, संगत व अद्वितीय हल होंगे, अद्वितीय होंगे, संगत व अद्वितीय होंगे। ठीक है। यदि कंडीशन नंबर 2, यदि A1 बटे A2 इक्वल B1 बटे B2 बराबर नहीं है C1 बटे C2, तो रेखाएं कैसी होंगी? तो रेखाएं समांतर होंगी। वेरी गुड। तो रेखाएं समांतर होंगी, है ना? तो इस स्थिति में आपकी रेखाएं समांतर होती हैं, तो रेखाएं समांतर होती हैं, ठीक है ना? और समांतर होंगी, और हल कैसे होंगे? तथा हल असंगत होंगे। हल कैसे होंगे? असंगत व कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। चलो तीसरा, अब यदि A1 बटे A2 इज इक्वल B1 बटे B2 इज इक्वल C1 बटे C2 हो तो रेखाएं संपाती होती हैं, रेखाएं संपाती तथा हल संगत व अनंत, संगत व अनंत या अनेक, हल संगत व अनेक होते हैं, अनेक हल होते हैं, है ना? अनेक हल होते हैं। चलो अब इसके बाद में आते हैं हम, यहां तक हम आ गए, है ना? इसके बाद ये कहता है भैया, हाँ, वज्र गुणन विधि का सूत्र मैंने आपको बता रखा है। वज्र गुणन विधि क्या हमारी? सर ये विधि हट गई कोर्स से, हट गई? चलो बहुत बढ़िया, ये हट गई तो अच्छी बात है, हटाओ इसको, है ना? वेरी गुड, वेरी नाइस। चलो अब हम आ जाते हैं इसके बाद हम आते हैं द्विघात समीकरण। चैप्टर है आपका चौथा चैप्टर क्या कहता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना? अब ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में द्विघात समीकरण इसको कहते हैं, या वर्ग समीकरण कहो या द्विघात कहो। वर्ग समीकरण का मानक रूप क्या है? वर्ग समीकरण का बोलो। ax² + bx + c = 0, ये मानक रूप है ना? अब इसमें आपको सूत्र विधि, एक तो आपके सूत्र विधि है, क्या है? -b + -√a²
बी स्क्वायर बी माइनस स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। वेरी गुड 4ac बटे 2a, है ना। ये आपका है ना। अब इसमें अगर आपसे कहें कि बताओ अल्फा क्या है, तो अल्फा प्लस वाला ले लो, इसमें प्लस वाले को अल्फा मान लो, है ना। मतलब पहला हल, पहला मूल, मूल कहो या हल कहो, इस वर्ग समीकरण का पहला मूल या हल, उसको आप अल्फा मानते हो तो माइनस बी तो रहेगा, ये प्लस वाला लेंगे, पहले प्लस वाला, प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2, और दूसरा बीटा मानते हैं हम, दूसरा हल या मूल बीटा है, तो माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, अल्फा एंड बीटा दो मूल होंगे, ठीक है ना। यहाँ तक बात समझ में आ गई। चलिए इसके बाद में हम इसको आगे हल करेंगे, ठीक है ना। अब हम बात कर रहे हैं द्विघात समीकरण की, तो ये हमारा जो मानक रूप है डी फॉर डिक्रिमिनेंट हमें निकालना हो, तो डिक्रिमिनेंट का क्या सूत्र है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये आपका डी निकालने का सूत्र है। नंबर 1 कंडीशन, यदि डी का मान बोले तो किसका मान, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान यदि 0 के बराबर आता है, किसके बराबर आता है, 0 के बराबर आता है, तो अगर इसका मान 0 के बराबर है तो क्या होगा, b इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 हो तो मूल कैसे होते हैं, मूल वास्तविक होते हैं। मूल कैसे होते हैं आपके, वास्तविक और बराबर, वास्तविक और बराबर होते हैं। मूल वास्तविक होंगे और बराबर होंगे, है ना। और यदि डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान बड़ा है 0 से, तो भी मूल वास्तविक होंगे। धनात्मक संख्याएं अगर 1 2 8 10, है ना, तो मूल वास्तविक और असमान होंगे, मूल वास्तविक और असमान होंगे। अलग अलग x के दो मान होंगे, अलग अलग आएंगे। इसमें x के दोनों मान एक जैसे आएंगे, इसमें x के दोनों मान अलग अलग होंगे, ठीक है ना। और यदि तीसरी कंडीशन, यदि डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान छोटा है 0 से, यानी कि ऋणात्मक 1 ऋण का 2 ऋण का 10, तो मूल अधिकल्पित होंगे, जिन्हें हम ज्ञात ही नहीं कर सकते, केवल अधिकल्पित काल्पनिक होते हैं, मूल अधिकल्पित होते हैं। मूल कैसे होंगे आपके, अधिकल्पित होंगे, मूल अधिकल्पित होंगे। ये वाली कंडीशन उसमें लगेगी, ठीक है ना। चलिए अब इसके बाद में हम आते हैं वर्ग समीकरण के बाद हम आते हैं समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात हम कर रहे हैं। एपी समांतर श्रेणी, एपी की हम बात कर रहे हैं, है ना, ठीक है ना। ए प्लस डी, ए प्लस 2d, है ना। तो ये आपका एक समांतर श्रेणी है जिसमें ए प्रथम पद, डी इनके बीच में सार्वंतर है, ठीक है। तो इसका एनवा पद निकालने का क्या सूत्र है, ए प्लस ए माइनस 1d, और अंतिम पद निकालने का भी यही सूत्र होता है, चाहे एन निकालो चाहे एनवा पद निकालो, है ना, ठीक है ना। और अब एन पदों का योग निकालना हो तो क्या सूत्र है आपका, एन बाय
2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 डी और कोष्टक 1 और फिर एक और सूत्र है n बाय 2 ब्रैकेट a प्लस n है ना। प्रथम पद और अंतिम पद का योग भी n पद निकालने का सूत्र है। तो ये समांतर श्रेणी की बात हो गई है ना। सर एक और सूत्र छूट गया, डी ज्ञात करने का। हाँ वेरी गुड। तो डी हमें निकालना है डी है ना। डी निकालने का क्या सूत्र होगा आपका? डी बराबर a2 माइनस a1। वेरी गुड, a2 माइनस a1, ये डी निकालने का सूत्र है। डी बराबर क्या? दूसरा पद माइनस पहला पद है ना। डी बराबर क्या होगा आपका? a2 माइनस a1 है ना। चलिएगा, तो इस प्रकार से आपके जो एपी हैं उस एपी के जो ये 4 सूत्र बनते हैं जो हमने लिख लिए, ठीक है ना। चलो अब हम आ जाते हैं त्रिभुज पे। तो त्रिभुज आपके पास है ना। जैसे मान लो ये एक त्रिभुज है, ठीक है, और एक त्रिभुज ये है ना, एक त्रिभुज ये। अब ये दोनों त्रिभुज क्या हैं कि भाई समरूप हैं, है ना। एक छोटा है एक बड़ा है। दिस इज ए बी सी, दिस इज पी क्यू आर है ना। तो इनकी जो संगत भुजाएं हैं, जैसे ए बी के संगत पी क्यू, ए सी के संगत पी आर और बी सी के संगत क्यू आर। तो इनकी संगत भुजाएं क्या हैं कि आनुपातिक होती हैं। जैसे ए बी बटे पी क्यू बराबर ए सी बटे पी आर है ना। ए सी बटे पी आर बराबर बी सी बटे क्यू आर। इनकी संगत भुजाएं समानुपातिक होती हैं, है ना, ठीक है। और इनके संगत कोण भी बराबर होते हैं। ये कोण इस कोण के बराबर होगा। कोण ए बराबर कोण पी बराबर फिर ये बी किसके बराबर होगा? बी किसके बराबर होगा भैया? बी क्यू के बराबर होगा। कोण क्यू के और कोण सी बराबर होगा कोण आर के बराबर होगा, ठीक है ना। तो संगत कोण बराबर होते हैं, संगत भुजाएं अनुपातिक होती हैं, ठीक है। ये बात करी हमने किसकी? समरूप त्रिभुजों की, है ना। अब सर्वांग सम की बात करें, है ना। सर्वांग सम की बात करें हम तो प्रत्येक समरूप त्रिभुज या दो समरूप त्रिभुज, यहाँ पे लिखेंगे अपन, या प्रत्येक का ही चलने दो अभी। प्रत्येक समबाहु त्रिभुज कैसे होते हैं? प्रत्येक समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। क्या ये कथन सत्य है? प्रत्येक समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, या हम कहें कि सभी समबाहु त्रिभुज, ऐसा भी कह सकते हैं। प्रत्येक को हटा के सभी लगा सकते हैं। सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। कथन सत्य क्या सत्य है? कथन सत्य क्या सत्य? सत्य है ना। सभी, यस, कथन सत्य है। सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। इनके रूप समान होते हैं। जैसे ये तीनों भुजाएं इसकी समान है ना, ये तीनों भुजाएं इसकी भी समान है, तो ये समरूप है। नंबर दूसरा, सभी समबाहु त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। सर्वांग सम होते हैं। कथन सत्य क्या सत्य? सभी समबाहु त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। सभी समबाहु त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। कथन सत्य क्या सत्य? असत्य। भाई ये सर्वांग सम कहां से हुए? क्या बराबर है क्या? नहीं। ये इसका
इसका क्षेत्रफल इसके क्षेत्रफल के बराबर है क्या? नहीं। तो ये कथन असत्य है। सर्वांग सम नहीं हो सकते। इसका क्षेत्रफल कम है, इसका ज्यादा है। इसका परिमाप कम है, इसका परिमाप भी ज्यादा है। ठीक है ना? तो ये सर्वांग सम नहीं हो सकते हैं। मगर हाँ, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप जरूर होते हैं। इनकी शक्ल एक जैसी होती है। हाँ, इनकी शक्ल एक जैसी होती है, मगर इनके क्षेत्रफल अलग होते हैं, इनके परिमाप अलग होते हैं। ठीक है ना? तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात थी जो मेरे को बताना थी आपको, है ना? चलो अब मैं दूसरा बात करूंगा। चलो नंबर 1 इसी में चलने दो। सभी व्रत समरूप होते हैं। कथन सत्य क्या सत्य है? चलो, सभी व्रत सर्वांग सम होते हैं। कथन सत्य क्या सत्य है? असत्य। देखो भैया, ये व्रत है और ये भी व्रत है। इसका क्षेत्रफल कम है, इसका क्षेत्रफल ज्यादा है। इसकी परिधि कम है, इसका परिधि ज्यादा है। तो ये दोनों क्या बराबर हुए? क्या नहीं हुए ना? तो ये सर्वांग सम नहीं है, मगर हाँ ये समरूप है, इनके रूप एक जैसे हैं। ठीक है ना? तो ये भी बात अपने ऑब्जेक्ट में पूछी जाती है, परीक्षा में पूछ ली जाती है कि कथन सत्य है क्या सत्य है। तो उस समय हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, चलिएगा। अब त्रिभुज की बात हम कर रहे हैं, है ना? अब हमारी बात किस पे चल रही है? त्रिभुज पे। तो त्रिभुज पे एक थेल्स की प्रमेय है जिसे आधारभूत अनुपातिक प्रमेय भी कहा जाता है ना? वो त्रिभुज पे बनी हुई है ना? जैसे ये एक त्रिभुज मैंने बनाया है ना? तो ये त्रिभुज हमारा ABC है और BC के समांतर मैंने एक रेखा खींची जिसका नाम EF है। EF। तो थेल्स प्रमेय क्या कहती है कि किसी त्रिभुज ABC में किसी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा उसकी अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। समान अनुपात में मतलब AE बटे EB बराबर AF बटे FC। किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा EF उसकी अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। यही थेल्स प्रमेय है। इसे ही आधारभूत आनुपातिक प्रमेय कहते हैं। ठीक है ना? इसका विलोम भी है। इसका विलोम क्या होगा? किसी त्रिभुज में उसकी किन्हीं भी दो भुजाओं पे लिए गए बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा यदि भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती हो तो वह रेखाएं समांतर होती हैं। अगर समान अनुपात में विभाजित करेगी तो समांतर होगी। अगर अनुपात समान है तो समांतर होगी। अगर समांतर है तो अनुपात समान होंगे। ये इसकी विलोम भी होती है। ठीक है ना? तो विलोम प्रमेय भी हमें याद होना चाहिए। ठीक है ना? ये मैंने थेल्स प्रमेय के बारे में आपको, है ना, थेल्स प्रमेय के बारे में बता दिया शॉर्टकट में। अब त्रिभुज की ही बात हम कर रहे थे, है ना? चलिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या है? त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र कभी मान लो पूछ लेते क्या करोगे? वेरी गुड। 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, है ना? ये त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है ना? त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है ना? अब हम त्रिभुज के बाद बात करेंगे। त्रिभुज हो गया हमारा, है ना? अब निर्देशांक ज्यामिति पे हम आ जाते हैं। निर्देशांक ज्यामिति में कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, है ना? जियोमेट्री इसको कहते हैं। निर्देशांक ज्यामिति क्या कहते हैं इसको? निर्देशांक ज्यामिति। इसको कहते हैं निर्देशांक ज्यामिति। इसमें क्या होता है? दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र बताइए।
ब्रैकेट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वेरी नाइस, है ना। ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र है। मध्य बिंदु का सूत्र बताइए। x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2। 2, है ना। अगर अनुपात में, अगर मान लो दो बिंदुओं को जोड़ने पे बना रेखाखंड को कोई बिंदु m1 अनुपात m2 में विभाजित करता है, तो उस बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे? m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। वेरी नाइस। इसी प्रकार y बराबर हो जाएगा m1 y2 प्लस m1, देखो m1 y2 और m2 y1 और नीचे हो जाएगा m1 प्लस m2, ठीक है ना। चलिए इसके बाद हम बात करेंगे भैया त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या है? 1/2 कोष्टक में बोलो तो x1 y2 माइनस y1 x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, तो कोष्टक बंद, है ना। ये त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का सूत्र है, ठीक है। तो ये भी महत्वपूर्ण सूत्र मैंने आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिखा दिए। इसके बाद में त्रिकोणमिति वाला चैप्टर आता है हमारा, चैप्टर नंबर 8, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री में आपको मालूम ही है साइन थीटा बराबर क्या होता है, बोलो तो लंब बटे कर्ण। इसका उल्टा कर देंगे तो हो जाएगा कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा आपका कर्ण बटे लंब, है ना। चलो कॉस थीटा क्या होता है? आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। और कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक थीटा, कर्ण बटे आधार, है ना। फिर टेन थीटा की बात करें, टेन थीटा क्या होगा? लंब बटे आधार। और कॉट थीटा की बात करें अपन, कॉट थीटा क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब। टेन थीटा कॉट थीटा, टेन थीटा कॉट थीटा, कॉस थीटा सेक थीटा, साइन थीटा कोसेक थीटा, ठीक है ना। यहाँ तक आगे हम बात समझ में आ गई। और इसके बाद में देखिएगा अब आप इसके बाद देखिएगा आप साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, फिर कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, फिर टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1, ठीक है। इसके बाद में अगला हमारा सूत्र है टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, फिर कॉस थीटा सॉरी कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा। आ गया यहाँ तक? आ गया। फिर इसके बाद देखिएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक आगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा,
और सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ तक आ गए। अब हम हाँ, अब हमारे पास जो अनुपात वाले सूत्र हैं, है ना, उसकी बात करेंगे। देखिएगा आप थीटा वाले साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या? cos थीटा। कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या? sin थीटा। साइन थीटा। और 10 90 माइनस थीटा बराबर क्या? cot थीटा। कॉट थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा बराबर क्या? tan थीटा। टेन थीटा, है ना। फिर सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या? cosec थीटा। कोसेक थीटा। और कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या? सेक थीटा। ठीक है ना, ये सूत्र हो गया आपके। इसके बाद में जो महत्वपूर्ण सही जोड़ी में पूछे जाते हैं वो सूत्र बता रहा हूँ। सही जोड़ी में पूछे जाने वाले 1045 का मान 1 होता है। 1030 का मान 1/√3 होता है। 1060 का मान √3 होता है। 1060 हो गया। चलो फिर कॉट 45 का मान 1 होता है। कॉट 30 का मान बोलो। कॉट 30 का मान √3 होता है। कॉट 60 का मान कितना होता है? कॉट 60 का मान 1/√3 होता है। ये कॉट 60 का मान होता है। ठीक है, फिर और बताइए। साइन 90 का मान 1 होता है ना। और कॉस 0 का मान 1 होता है। cos 0 इज 1। कॉस 90 का मान 0 होता है ना। कॉस 90 का मान 0 होता है। ठीक है, यहाँ तक आ गए हम। चलो, अब इसके बाद है आपका अगला चैप्टर है, और वो चैप्टर है आपका वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। वृत्त, चलो वृत्त की बात करेंगे अब हम। मेंसुरेशन है ना, क्षेत्रमिति की बात करेंगे। अब क्षेत्रमिति पे आ जाते हैं भैया। मेंसुरेशन पे हम बात कर रहे हैं, क्षेत्रमिति की बात कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम, है ना। तो ये हमारा सर्कल है, ये हमारा सेंटर ओ है, ये हमारा आर है। किसी वृत्त में अनंत त्रिज्याएं होती है, अनंत व्यास होते हैं और अनंत जीवाएं होती हैं। उस सबसे बड़ी जीवा को व्यास कहते हैं, सबसे बड़ी जीवा को व्यास कहते हैं। और जो है इसमें व्यास जो होता है जिसे डी कहते हैं, वो त्रिज्या का दुगुना होता है। वो त्रिज्या जो होती है वो व्यास की आधी होती है। ठीक है ना। अब वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। और वृत्त की जो परिधि होती है, परिधि क्या होती है इसकी? 2 पाई आर होती है ना। और जैसे कि ये मैंने बनाया ओ बी, ये त्रिज्या खंड बन गया, है ना। 2 त्रिज्याओं से घिरा हुआ क्षेत्रफल। ए ओ और ओ बी 2 त्रिज्याएं हैं। दिस इज आर, है ना। इससे घिरा हुआ क्षेत्रफल, इसको कहते हैं त्रिज्या खंड। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। और ये चाप है आपका, चाप ए बी है। ए बी की लंबाई, चाप ए बी, इसको चाप बोलते हैं ना। चाप ए बी की लंबाई क्या होती है? 2 पाई आर थीटा बटे 360। चलो, तो ये मैंने आपको वृत्त के बारे में बताया, उसके सूत्र बता दिए वृत्त से संबंधित।
ठीक है ना। अब वृत्त के बाद में हम बात करेंगे भैया, वृत्त के बाद में आपके सिलेबस में क्या है कि घन और घनाभ भी है ना। यस सर। तो घनाभ की बात करें, है ना, तो आपका घनाभ का जो आयतन होता है ना, ये आपका घनाभ है, ठीक है। ये मैंने घनाभ बना दिया, ठीक है। इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया और इसको इससे मिला दिया, है ना। तो ये घनाभ बना है जिसको हम क्यूबॉइड करते हैं। क्या कहते हैं? क्यूबॉइड कहते हैं। ये आपका क्यूबॉइड है, घनाभ है। घनाभ का आयतन क्या होता है भैया? ए गुणित बी ए गुणित सी। इंटू बी इंटू सी। और घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र क्या है? 2 कोष्टक में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, है ना। और इसके विकर्ण की लंबाई कितनी होती है? अंडर रूट ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग प्लस सी का वर्ग, ये विकर्ण की लंबाई है ना, ठीक है। अब हम बात करेंगे घन की। तो घन हमारा ये ऐसा होता है भैया, ये हमारा घन है भैया, है ना, ठीक है। ये हमारा घन है, इसको इससे मिला दो, इसको इससे मिला दो और ये इनको मिला दो, ये हमारा ए। तो क्या होता है? v बराबर क्या हो जाएगा? ए की घात 3, है ना। और एस बराबर क्या हो जाएगा आपका? 6a²। और d बराबर क्या हो जाएगा आपका? a रूट 3, है ना। ठीक है, यहाँ तक आ गए हम। घन भी हो गया, घनाभ भी हो गया। ये आपका a है, ये आपका b है और ये आपका c है, ABC। यहाँ तक क्लियर हो गया? बिल्कुल क्लियर हो गया। अब इसके बाद में घन हो गया, घनाभ हो गया, शंकु, बेलन, है ना। बेलन, चलो। अब भैया हमारा ये बेलनाकार, ये देखिएगा अब आप, बेलन हमारा, है ना। ये आपका एच है, ये इसका आधार कैसा होता है? आधार वर्ताकार होता है, शीर्ष भी वर्ताकार होता है, आधार भी वर्ताकार होता है। तो बेलन का जो आयतन है, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है? 2 पाई आर एच। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? 2 पाई आर कोष्टक में आर प्लस एच, ठीक है ना। ये बेलन की बात हो गई। अब बेलन के बाद में हम बात करेंगे खोखले बेलन की, है ना। तो खोखला बेलन है क्या आपके सिलेबस में? नहीं है, है ना। नहीं है तो फिर हटाओ, है ना। जो है नहीं उसको हटाओ, उसको शंकु की बात कर लेते हैं, है ना। ये हमारा शंकु है, ओ ए और बी, और ये इसका आर है, और ये इसका एच है, और ये इसका एल है ना। तो शंकु का आयतन का सूत्र क्या है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और संपूर्ण वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा? पाई आर एल। और फिर संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा इसका? संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा पाई आर कोष्टक में आर प्लस एल, ये इसके सूत्र। और एल बराबर क्या होता है भैया? एल बराबर होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। चलो, है ना। अब शंकु भी हो गया हमारा, है ना। अब शंकु के बाद में आते हैं हम गोले पे। देखिएगा भैया, ये हमारा गोला है ना। ये हमारा गोला है और ये इस प्रकार से ऐसा ऐसा इसको दर्शाते हैं। और इसका सेंटर है, दिस इज आर ओ ए। तो भैया गोले का जो आयतन है 4/3 पाई आर क्यूब, गोले का आयतन हो गया, है ना। गोले का वक्र पृष्ठ या पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, है ना, ठीक है ना। और पाई आर स्क्वायर। अब हम बात करेंगे अर्धगोले की, है ना। तो भैया ये हमारा अर्धगोला है, ठीक है। ये हमारा अर्धगोला है भैया। तो अर्धगोले का आयतन क्या हो जाएगा? अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब, है ना। और इसका जो वक्र पृष्ठ होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो 3 पाई आर स्क्वायर होगा। क्या होगा? 3 पाई आर स्क्वायर होगा, ठीक है ना। ये हो गया हमारा। इसके बाद हम आ जाते हैं सांख्यिकी। सांख्यिकी में आते हैं अब हम।
है ना। सांख्यिकी में जब हम आते हैं, सांख्यिकी में हमारा है माध्य, है ना। तो माध्य ज्ञात करने का क्या सूत्र है हमारा? 2 सूत्र है ना? एक तो डायरेक्ट विधि में सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, ये डायरेक्ट विधि, प्रत्यक्ष विधि कहते हैं। और एक होती है माध्य को एक्स बार भी कह सकते हैं, है ना। और एक होती है आपकी ए प्लस एच सिग्मा एफ बटे सिग्मा एफ। इसको लघुत्तर विधि, शॉर्टकट मेथड में भी कहते हैं। इस विधि से करोगे, शॉर्टकट मेथड से करोगे तो ये लघुत्तर विधि और ये प्रत्यक्ष विधि, है ना। अब माध्य का जब आपको देखो, माध्य का जब आपको कि आंकड़े अवर्गीकृत हैं, वर्गीकृत में तो अलग सूत्र है, अवर्गीकृत में अलग सूत्र है। तो देखो माध्य का उस समय क्या हो जाएगी, देखिएगा वहां, अगर विषम है, पदों की संख्या क्या है, विषम है, तो ये आपको n+1/2 वापद, और यदि पदों की संख्या समय क्या है, समय, तो 1/2 कोष्टक में n/2 वापद प्लस n/2 प्लस 1 वापद कोष्टक बंद। माध्य का पदों की संख्या विषम है तो ये वाला सूत्र, पदों की संख्या सम है तो ये वाला सूत्र आपको लगाना होगा। इसके बाद हम आते हैं, इसके बाद में अगला है हमारा, अगला हमारा होगा बहुलक। तो जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक बार होती है वही बहुलक होता है ना। चलिए, माध्य का जब आंकड़े वर्गीकृत हो, आंकड़े कैसे हो, वर्गीकृत, जब आंकड़े वर्गीकृत दिए हो तो उस समय माध्य का निकालने का सूत्र है आपका ME, है ना, L प्लस H कोष्टक में n/2 माइनस CF बटे F कोष्टक बंद। ये वाला आपको संचय आवर्ती, CF का मतलब संचय आवर्ती, या इसको आप कैपिटल F भी बोल सकते हैं, कैपिटल F, और इसको स्मॉल f भी कह सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं। यही है ना सर? हा? ये H पीछे आएगा? हाँ, वो तो एक ही बात है। जैसे 3 × 4 हाँ। और 4 × 3 कितना होता है, बराबर ही होता है। आप चाहो तो आगे लगाओ, चाहो तो पीछे लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है ना, गुणा में है ना बेटा, ये कोई दिक्कत नहीं। चलो अब अगला, अब क्या है, बहुलक, है ना। मोड जिसको कहते हैं, मोड क्या हो जाएगा, L प्लस कोष्टक में, चाहो तो आप H आगे लगा दो, चाहो तो पीछे, जैसा आपको अच्छा लगे, है ना। आपको जहाँ लगाना आप लगा देना, है ना। मैं आगे लगा देता हूँ। H कोष्टक में F1 माइनस F0 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 और कोष्टक बंद। यही है ना, यही सूत्र है। ऊपर सर -F2 आएगा और नीचे 2F1 और -F0 आएगा। F1 माइनस F2 है क्या सर? ऐसे नहीं, तुमने गलत लिखा तुमने उल्टा सूत्र लिख रखा है, सूत्र गलत है, ये सूत्र है बेटा, तुमने सूत्र उल्टा लिख दिया। देखो मैं बता देता हूँ ना आपको, कोई दिक्कत नहीं बेटा। ये देखो, ये रहा अपना, ये देखो, ये लिखा है ना। चलो, ये हमारा बहुलक भी हो गया, है ना। अब प्रायिकता की बात करेंगे, है ना। प्रायिकता में जो PA बराबर क्या होता है, NA बटे NS। प्रायिकता PA = NA बटे NS, अनुकूलित परिणाम बटे कुल परिणाम, है। एक सूत्र तो ये है, और एक है घटना होने की प्रायिकता, घटना होने की प्रायिकता प्लस घटना न होने की प्रायिकता बार का योगफल सदैव 1 होता है। इसका योगफल PA प्लस PA बार का योग हमेशा 1 होता है, इनका योगफल 1 होता है। एक सूत्र ये भी है, PA प्लस PA बार = 1। तो इस प्रकार से हमने लगभग सभी सूत्र लिए हैं, कक्षा 10वीं के सभी सूत्रों को हमने लिया है, और हमारे
अगर ये सूत्र हमें याद हो जाते हैं तो हमारे ऑब्जेक्टिव लगभग कंप्लीट ही हो जाते हैं, है ना। ठीक है।